वेलकम व्यूवर्स। आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 9th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है ये। तो शुरू करते हैं हम। तो पहले हम जानेंगे सेल के बारे में। द सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Cell was discovered by the Robert Hooke. A number of cells can work together to form the tissue and organs. तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी स्ट्रक्चरल अगर हम देखेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म देखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में जो बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? सेल। यानी सेल से ही उसका स्ट्रक्चर बनता है। और फंक्शनल वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है? तो उसमें भी जो है बेसिक यूनिट है जो है कि फंक्शन जो है ऑर्गन में कहाँ से स्टार्ट होता है, वो एक सेल से होता है। इसीलिए सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी है। सेल जो है वो डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। और नंबर ऑफ सेल्स जब टुगेदर हो जाते हैं, ठीक है, तो एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन्स बनते हैं। अब हम जानेंगे कुछ हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ all living organisms. It is the smallest part of the body of an organism which is capable of independent existence and is able to perform all the essential functions of life. ठीक है? तो पहला पॉइंट इसमें यही है कि ये जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। ठीक है? और ये सेल में कैपेबिलिटी है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, अपनी एग्जिस्टेंस दिखा सकती है, एक सेल रह सकती है। जैसे कि एक वन सेलड ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ठीक है, वर्ल्ड में वन सेलड ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो इससे पता चल जाता है कि सेल की एक अपनी एग्जिस्टेंस है और ये जितने भी एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ है वो परफॉर्म कर सकती है। द हिस्ट्री ऑफ द सेल साइंस बिगैन इन 1665 with the observation of a thin section of bottle cork by English scientist Robert Hooke. तो रॉबर्ट हुक ने जो है जो सेल के बारे में जो जाना, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किए, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो गए थे 1665 से। एंड इसने क्या किया, इसने जो बोतल कॉक होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कॉक जो है बोतल में जो उसका ढक्कन होता है उसमें जो बोतल कॉक होता है, उसी पे एक्सपेरिमेंट किया, उसी को एज एग्जाम्पल लेके उस पे उसने सर्च की और स्टार्ट जो सेल साइंस वहां से हो गया। इन 1838 मैथ्यू शील्डन एंड थियोडोर शिवान proposed a cell basic cell theory. In 1858 another scientist Virchow made an addition to the existing cell theory. ठीक है? तो शील्डन एंड शिवान जो थे दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने प्रपोज की बेसिक सेल थ्योरी इन्होंने दी है। तो बेसिक जो सेल थ्योरी है वो किसने दी है? शील्डन एंड शिवान ने 1838 में। इसके बाद भी साइंटिस्ट 1858 में आए, जैसे कि वर्चॉक था, उसने इस सेल थ्योरी में जो है उस और भी कुछ एडिशंस किए और भी कुछ फीचर्स फंक्शंस जो सेल के हैं वो उसने कहे कि सेल किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या इसके फीचर्स, वो एडिशन होता रहा। जो पॉस्टुलेट्स हैं सेल मॉडर्न सेल थ्योरी के, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है? द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एज स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसका जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप देखते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, उसमें जो बेसिक रोल जो होता है वो सेल का है और वही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ all living organisms है। सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग थिंग्स जो फंक्शन कर रही हैं, उसका जो फंक्शनल पार्ट है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो सेल है। ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो दूसरा पॉस्टुलेट ये जो है कि जितनी भी सेल्स है वो अराइज हो जाती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है, जो ऑलरेडी सेल्स है उनसे दूसरी सेल्स बन जाती हैं। नेक्स्ट जो है सेल वेरी इन नंबर। Example, single-celled amoeba, fused-celled Spirogyra, and multi-celled human being. They vary in size. Example, bacteria are the smallest, nerve cells are the longest, and ostrich egg is the largest. They vary in shape. Example, columnar epithelial cells. ठीक है, एग्जाम्पल है। तो पता चल जाता है कि सेल जो है इनका नंबर भी वैरी करता है, इनका साइज भी वैरी करता है, इनका शेप भी वैरी करता है। जैसे सिंगल सेल्ड, फ्यू सेल्ड भी है और मल्टी सेल्ड है। जैसे ह्यूमन बींग है, मल्टी सेल्ड है, फ्यू सेल स्पायरोगैरा है,
ठीक है। इसी तरीके से साइज भी इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो स्मॉलेस्ट सेल है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, और ऑस्ट्रिच एग वो भी एक सेल है जो लार्जेस्ट है। और शेप के हिसाब से हम देखें कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स भी आ जाती हैं। बहुत सारी सेल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आप किडनी को लीजिए, लिवर को लीजिए, ठीक है, हार्ट को लीजिए, ठीक है, आइज को लीजिए, जितने भी उनके जो सेल्स हैं उनकी जो शेप जो है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो ये वैरी करता है नंबर, साइज एंड शेप में। तो अब हम जानेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। इसमें हम पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। The two types of cells, prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic cells are the primitive and lack well-defined nucleus. Eukaryotic cells are more advanced and have well-defined nucleus. तो सबसे बड़ी जो डिफरेंस है जिसके बिना पर हम क्या करते हैं, हम सेल्स को जो कैटेगराइज करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्रिमिटिव सेल्स हैं, उनमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि जो साइटोप्लाज्म है उसी में एक न्यूक्लियर मटेरियल है जो उसी में रहता है, बल्कि उसका एक वेल डिफाइंड कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें वेल डिफाइंड उसका जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, बिल्कुल उसकी एक मेम्ब्रेन है, अलग से उसकी मेम्ब्रेन है, बाउंडेड है। जो भी न्यूक्लियस के मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एक मेम्ब्रेन में रहता है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस है, इसीलिए हम प्रोकैरियोटिक जो है सेल्स को बोलते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, यूकैरियोटिक उनको कहते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। Cell structure in eukaryotic cells. Eukaryotic cells have the most well-defined structure. These cells have cell membrane, cell-bounded cell organelles, and well-defined nucleus. The nucleus has its own membrane called as nuclear membrane. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो इनमें जो यूकैरियोटिक सेल्स है जिनमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उनमें क्या, उनमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होती है, ठीक है। तो सेल की मेम्ब्रेन भी है, और जो उसमें ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के जो पार्ट्स हैं, उनकी अपनी मेम्ब्रेन है, ठीक है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, हाँ, जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है मेम्ब्रेन, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ जानेंगे। The cell membrane is the outer covering of cell. तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल है। इट इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो फॉस्फोलिपिड यानी जो फैटी स्ट्रक्चर है इसका और फॉस्फोरस है, ठीक है, वो मिलके जो है ये बाइलेयर बनाते हैं, ठीक है, यानी डबल लेयर्ड है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक लेयर यहाँ से है और बीच में तो दूसरी लेयर है, ठीक है। तो बाइलेयर्ड है ये। तो ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई थी, यानी फॉस्फोरस एंड लिपिड जो मटेरियल है, ठीक है, एलिमेंट्स है, इस मेम्ब्रेन में रहते हैं। इट इज सिलेक्टिवली परमेबल इन स्ट्रक्चर, ठीक है, इन नेचर। तो सिलेक्टिवली परमेबल यानी कुछ चीजों को तो अलाउ करती है पास होना, और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करेगी, यानी मॉलिक्यूल जो इसमें से पास हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चैनल्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इसमें चैनल है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी कि वो पास हो जाए और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगी। तो सिलेक्टिवली परमेबल। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड जो है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर इस सेल मेम्ब्रेन का है, तो ये जो मॉडल जो है, यानी जिस टाइप पर जो है सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं इसको। अब हम जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है, तो इससे मॉलिक्यूल्स कुछ पास हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है डिफ्यूजन का। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वहां से मूव करेंगे जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और वहां उस साइड की तरफ जहां पर कंसंट्रेशन लो है। तो इस मूवमेंट जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो यहीं से हमारा जो कंसेप्ट आ जाता है वो ऑस्मोसिस का आ जाता है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। Osmosis is a selective process since membrane does not allow all the molecules to pass through it.
वाटर इज यूजुअली द ओनली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो वाटर जो है ये ओनली मॉलिक्यूल है जो फ्री फ्लोइंग है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल ही फ्रीली ये मूव करता है इन एंड आउट, ठीक है, बिल्कुल ये फ्रीली मूव करता है। तो ऑस्मोसिस जो है वो यही है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कुछ अलाउ करेगा कुछ अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू जब मूवमेंट वाटर की हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये जो ऑस्मोसिस है ये सिलेक्टिवली प्रोसेस है, ठीक है, सिंस द मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये भी जो है सिलेक्ट ऑस्मोसिस भी जो है सिलेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती है पास होना। तो इसी में कंसेप्ट आ जाता है कि जो ऑस्मोसिस जो है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, ये इसका मूवमेंट जो है वाटर का वो कहाँ की तरफ रहता है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और अनहाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। Isotonic solutions are those which have the same solute and the pH concentration as the surrounding body fluid or the cytoplasm, ठीक है। तो ये जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है यानी वो दो सॉल्यूशंस हैं जिनका जो है pH वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, यानी उनमें जो सोल्यूट जो उसमें जो डिसॉल्व है, जो एक साइड से जिसकी कंसंट्रेशन भी उतनी है दूसरी साइड से भी उसकी कंसंट्रेशन उतनी है। अगर हम ऐसे सॉल्यूशन में सेल को डालेंगे तो सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर भी अगर वही सोल्यूट्स हैं, वही कंसंट्रेशन है जो बाहर जो है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगी सेल की, ठीक है। तो सराउंडिंग फ्लूइड जो होता है उसमें जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी सोल्यूट्स का है या पीएच वैल्यू जो है वो सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दूसरा टाइप का सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, contains the lesser amount of solute concentration compared to the surrounding fluid and can force the cell to rupture due to the excess input of water into cell। तो सराउंडिंग में जो फ्लूइड है उसमें क्या रहता है, उसमें जो कंसंट्रेशन जो है contains the less amount of solute concentration compared to surrounding fluid। तो इस मतलब जो सेल है, ठीक है, सेल में जो है अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है पीएच वैल्यू जो है वो क्या है, वो लेस है कंपेयर टू सराउंडिंग, यानी जो फ्लूइड जो आसपास है उसका जो कंसंट्रेशन जो है वो सोल्यूट का ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो आउटसाइड से इनसाइड चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि सेल में फोर्सिबली जो है सेल में जो पानी आना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है ज्यादा रहता है उधर की तरफ जो पानी जो है वो मूव करता है, तो उससे क्या हो जाएगा, जब सेल में पानी चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे जो सेल है वो रप्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इसमें जब क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब है कि अगर सेल में क्या है हाइपोटोनिक अगर हम उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो मूवमेंट जो है वाटर जो है वो इनसाइड द सेल है, यानी सेल के अंदर पानी चला आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, कंटेन्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कंपेयर टू द सराउंडिंग फ्लूइड एंड दस पुश वाटर आउट ऑफ द सेल श्रिंकिंग इट। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है उसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन में अगर हम सेल को डालेंगे तो उसमें क्या होगा, सेल का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा नहीं होगा, पीएच वैल्यू कम होगा, उसमें सोल्यूट्स कम होंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो सेल में जो पानी है वो कहां बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जब वो बाहर निकल के आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट थे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के। अब हम कुछ जानेंगे सेल वॉल इन प्लांट्स। Plant cells are different from animal cells due to the presence of cell wall. The cell wall is made of the cellulose and gives rigid structure to plant cell, ठीक है। तो जो प्लांट सेल्स होता है उनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड होता है, क्यों, उनमें वो किसके बने हुए होते हैं, वो सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। तो सेल्यूलोज एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, ठीक है, जो पार्ट ऑफ द सेल वॉल है, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो रिजिड टाइप का है, इसीलिए डिफरेंट है फ्रॉम एनिमल सेल। तो जो सेल वॉल जो है वो प्लांट में ही रहता है, प्लांट में ही सेल वॉल होती है, ठीक है। इसीलिए ये भी एक
पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स में हमको जानेंगे कि एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन है। तो एंडोसाइटोसिस इज द इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉलोड बाय अ पिंच ऑफ फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल। दिस इज कॉमन सीन इन अमीबा, ठीक है। तो क्या होता है कि सेल एक्चुअली जो अमीबा जो है वो जो फूड लेता है, ठीक है, वो इसी प्रोसेस से लेता है, एंडोसाइटोसिस से ले लेता है। तो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड करती है फूड पार्टिकल को और फिर वो मेम्ब्रेन से अलग होके इनसाइड चली जाती है। तो जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट सपोज कि ये अमीबा है और ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अमीबा क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को सराउंड कर लेता है। तो आहिस्ता से क्या हो जाता है, ये फूड पार्टिकल है बिल्कुल अंदर आ जाता है, ये पिंच ऑफ हो जाता है ऐसे, ठीक है। और फिर बाद में क्या हो जाता है, फिर बिल्कुल ही ये जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर आ जाती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर तो पिच ऑफ हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल बन गया, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसल हो गया। तो इसको अगर ये प्रोसेस इनसाइड की तरफ है, अमीबा जो है वो इनसाइड जो मेम्ब्रेन जो है पिंच ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और अगर तो ये तो इनटेक के लिए कि जब फूड लिया जाएगा, और अगर कुछ एक्सक्रीशन करनी है कि कुछ सेल से किसी को बाहर करना है, तो सेम प्रोसेस लेकर फिर क्या किया जाता है, फिर अमीबा क्या करता है, फिर पिंच ऑफ आउटसाइड कर देता है, तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। न्यूक्लियस इन सेल्स, nucleus is the processing unit of cell. It is a double membrane bounded organelle which contains the genetic material for inheritance. तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वो जो प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सेल है, ठीक है। सारा प्रोसेस जो है वो सेल का जो है इसी साइड से शुरू हो जाता है, यानी न्यूक्लियस से ही शुरू हो जाता है। जितनी भी प्रोसेसिंग रहती है वो न्यूक्लियस से ही रहती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल में जो ऑर्गेनिजम्स का जो है जेनेटिक मटेरियल जो रहता है वो सेल में जो है कौन सा वाला पार्ट है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, जिसमें वो जेनेटिक मटेरियल रहता है और यही आगे जाके क्या होता है, इनहेरिट होता है। तो इससे क्या होती है, जो जनरेशन आ जाती है उसमें पेरेंट्स से जो है उनके फीचर्स जो है वो इनहेरिट हो जाते हैं आगे वाली जनरेशन में। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ सेल द क्रोमेटिन कंडेंस इनटू अ मच थिकर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो एक्चुअल में है, जो डीएनए है, ठीक है, हम बोलते हैं जो डीएनए है जो वो किस में रहता है, वो इसी क्रोमोसोम थ्रेड्स में रहता है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ फेज में क्या हो जाता है, ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है। जो कंडेंस हो जाता है इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन्स हम बोलते हैं, थ्रेड्स होते हैं, वो विद इन द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। विद इन द न्यूक्लियस क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं, उनको हम फिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमेटिन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच सर्व्स एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल. It is made up of DNA and protein molecules. The DNA contains the hereditary information needed for the structure and the function of organism. तो ये जो क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यही सर्व करता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस रहता है और ये किसका बना हुआ था, एक तो डीएनए इसमें और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डीएनए का बना हुआ है। डीएनए कंटेन्स द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म का कैसा रहेगा, वो इनहेरिट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इसी जेनेटिक मटेरियल से। कि जब ये भी जैसे हमने पहले पढ़ा, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उनसे नई सेल्स बन जाती है। जब नई सेल्स बन जाती है तो जेनेटिक मटेरियल भी क्या हो जाता है, डबल होके आगे वो इनहेरिट हो जाता है, एक सेल से दूसरी सेल में चला जाता है। तो इस तरीके से जो है जेनेटिक जो मटेरियल है वो इनहेरिट हो जाता है, उसमें फिर उसी हिसाब से जो है जो कमिंग जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो पेरेंट्स से जो जनरेशन नहीं हो जाती, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो वो कैसे फंक्शन करेगा वो ऑर्गेनिज्म, वो इसी जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो साइटोप्लाज्म is the fluid found inside the cell. It gives a structure to the cell and houses different organelles of the cell. तो साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल है, ये फ्लूइड सेल में होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये इट गिव्स स्ट्रक्चर टू द सेल, इसी से जो है सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी फ्लूइड जो है वो रिजिडिटी मेंटेन कर लेता है सेल की, तो एक स्ट्रक्चर जो है
वो बन जाता है सेल का, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हाउस है सेल ऑर्गेनल्स का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम जो है इज अ मेम्ब्रेन लाइक सेल ऑर्गेनल दैट प्ले एन इंटीग्रल रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम जो है ये सेल एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल की जो इंटरप्रिटेशन है यानी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी जेनेटिक मटेरियल को आप समझ लीजिए, समझना कि किस वाले पोर्शन में जेनेटिक मटेरियल को उसको समझा जाता है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में है। तो अब इसमें जो है रफ ईआर है एंड स्मूथ ईआर है। जो रफ ईआर है, रफ ईआर आर द वन दैट हैव राइबोसोम्स ऑन इट। तो राइबोसोम्स भी जो है वो भी पार्ट ऑफ सेल ही है, ये विद इन द साइटोप्लाज्म होता है, ये भी आप एक ऑर्गेनल समझ लीजिए। ये क्या होते हैं, अगर ये एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम के सरफेस पर है तो फिर हम बोलेंगे जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो राइबोसोम इज मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइट हैं, ठीक है, वो जगह है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज आल्सो इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो है जब जो जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसलेशन उसकी जब हो जाती है तो वहां पर प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन्स आगे बन जाते हैं। तो वो जो साइट है वो कौन सी है, वो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मेनली कहाँ पर है, राइबोसोम की जगह पर। तो वहां पर जो प्रोटीन्स बन जाते हैं तो उनकी मॉडिफिकेशन, उनकी फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन भी यही होता रहता है। तो दूसरा जो इसका है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डू नॉट हैव राइबोसोम्स एंड दस आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो चूंकि ये यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये वाले जो रफ ईआर जो होते हैं वो इन्वॉल्व इसमें नहीं होते, जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो रफ ईआर जो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। दे आर हाउएवर इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, जो लिपिड जो है वो किस तरीके से कंज्यूम हो जाएगा और किस तरीके से पॉइजनस मॉलिक्यूल जो है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, उसमें जो रोल रहता है वो स्मूथ ईआर का रहता है। दूसरा ऑर्गेनल जो है वो है गोल्गी apparatus। The Golgi apparatus is also called as post office of cell। ये post office of cell है। They package and transport the protein across the cytoplasm, ठीक है। तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, तो जहां पे आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर जो है वहां सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। तो सिंथेसिस के बाद क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो वो कौन करेगा, वो गोल्गी apparatus करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं। लाइसोसोम्स, दे आर रेफर्ड to as a suicide bag of the cell as they contain the protein enzymes that can digest a cell. Lysosomes can also help in defense by attacking the foreign objects। तो lysosomes जो है ना suicide bags है, ठीक है। इनमें जो प्रोटीन्स रहते हैं वो ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं जो डाइजेस्ट सेल को करते हैं। तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इन पे भी होती है, ठीक है, इसलिए ये सिक्योर रहते हैं। मगर ये क्या करते हैं, जो इनका डिफेंस रहता है कि एज अ डिफेंस करती है, जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जो आ जाता है सेल में जो है उसको ये डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हेल्प कर लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड पावर प्लांट ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो है पावर जनरेशन हो जाती है, ठीक है, एनर्जी जितनी सारी भी क्रिएट हो जाती है वो सारी कहाँ पर हो जाती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। तो पावर प्लांट ऑफ सेल है। दे जनरेट द एटीपी वेयर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है एटीपी जो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कंज्यूम हो जाते हैं बहुत सारे प्रोसेस में। अगर जब आप आगे पढ़ेंगे तो ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो किस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम हो जाता है, तो वहाँ पर एनर्जी किस तरीके से क्रिएट होती है, ठीक, कहाँ से कंज्यूम होती है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल जो जनरेट करते हैं एटीपीज को। दे ऑल्सो हैव द डीएनए कॉल्ड mtDNA, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता है, उसको हम mtDNA कहते हैं, mtDNA which makes them
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। तो सेमी ऑटोनॉमस यानी खुद से फंक्शन करें, हालांकि जो बेसिक फंक्शनल पार्ट जो है वो क्या है, वो सेल है, मगर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल जो है सेल में भी वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल कुछ रहता है, उसको हम एम्प्टी डीएनए कहते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिड्स होते हैं। there are various types of plastids in different cells based on the pigment they contain. The chloroplast is the plastid where the photosynthesis occurs. Some of other plastids are nucleoplast and chromoplast. ठीक है, तो प्लास्टिड्स जो हैं वो जो है वेरियस डिफरेंट सेल्स में रहते हैं, डिफरेंट सेल्स में होते हैं बेस्ड उनका पिगमेंट यानी उनका जो कलर है वो किस तरीके का है। ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस में ये काम देता है। प्लांट सेल्स में आपको पता ही होगा कि प्लांट्स में जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो किस तरीके से जो प्लांट्स है वो फूड जनरेट करते हैं, फूड प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, वहां पर जो प्लास्टिड्स हैं वो कौन से वाले प्लास्टिड्स होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है, न्यूक्लियोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, यानी जो कलर दे देते हैं किसी भी प्लांट को जो है, या जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें जो क्रोमोप्लास्ट रहता है उसकी वजह से कलरेशन आ जाती है। इसी तरीके से है जो ऑर्गेनल है वैक्यूल्स है। The vacuoles are the large vessels that hold water or air in them and give structural rigidity to the cell. Vacuoles are the common in plant cells. In animals, the vacuoles are either very small or absent. ठीक है, जो वैक्यूल्स है वो आमतौर से ज्यादा कहाँ रहते हैं, प्लांट सेल्स में रहते हैं। इससे क्या रिजिडिटी जो है, स्ट्रक्चर जो है वो सेल्स का बना रहता है। ठीक है, तो ये होल्ड या तो ये इनमें पानी होता है वरना इनमें एयर होता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में या तो बहुत ही स्मॉल होते हैं वरना न होने के बराबर होते हैं। तो जो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो वैसे एनिमल जो सेल्स हैं वहां पर नहीं रहते, या होंगे भी तो बहुत ही छोटे हैं। मेन रोल जो रहता है वो प्लांट सेल्स में रहता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग लोन स्टार एकेडमीज लेक्चर। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।